नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। दोस्तों, आज बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हर एक सेक्शन में पूछे जाते हैं। हर एक जो भी सेक्शन होता है, 5 सेक्शन होते हैं आपके प्राइमरी लेवल में और 4 सेक्शन होते हैं आपके जूनियर लेवल में, और ये हर एक सेक्शन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो इन प्रश्नों से अछूता रहा हो। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में आप खुद बताएंगे कि प्रश्न कैसे थे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो भी दोस्त, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा है। ठीक है, और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आप पूरे प्रश्नों को देखते नहीं हैं और स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। गैरेट के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार या थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा सारे प्रश्नों को ऐसे एक्सप्लेन करूं कि आपको एक बार में याद हो जाए। ठीक है, और बिल्कुल ये गारंटी है कि आपको सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, वुडवर्थ। देख लीजिए, वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यहाँ पे आ रहा है डबल वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ वो डबल आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है आनुवंशिकता में भी वो आ रहा है और वातावरण में भी वो आ रहा है। तो आप इस तरह से ट्रिक बना के इसे याद कर सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर, थोड़ा सा इनके बारे में और बता देता हूँ। आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है, और बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होते हैं। ठीक है, और दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? वुंड का, टिचनर का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का? ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो आत्मा का विज्ञान माना गया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का मनोविज्ञान है। उसके बाद से ये बोला गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर ये आएगा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और लास्ट में यह ग्रहण कर लिया गया कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का, ना मन का, ना ही चेतना का, बल्कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, और व्यवहार पे किसने फोकस किया है? तो व्यवहार पे वॉटसन ने फोकस किया है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो वॉटसन के द्वारा कहा गया है। और व्यवहार के जनक कौन है? तो वॉटसन ने। और व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक है मैकडूगल की। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक पुस्तक है मैकडूगल की, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति और संयोग को दिया है 14, उनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने अपनी इस किताब में किया है। और व्यवहार की जनक कौन है? तो व्यवहार की जनक है वॉटसन। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 वुडवर्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वुडवर्थ। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। साइकोलॉजी क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है। पहला शब्द है साइको, ठीक है, और दूसरा होता है लोगस। ठीक है, अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है,
काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। और वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर से मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। ठीक है, चेतना, व्यवहार, मन और आत्मा, याद रखेंगे सारी चीज़ें आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ऑप्शन 1 है 6 से यौवन तक या किशोरावस्था तक। ऑप्शन 2 है 2 से 5 वर्षों तक। ऑप्शन 3 है 18 से 20 वर्ष तक। ऑप्शन 4 है 20 से 22 वर्ष तक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्त, चैनल ये नया है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्रदान कर सकता है। ठीक है, बेनिफिशियल है आपके लिए। आप हमारे से स्टडी करते हैं तो यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। मैंने स्वयं 3 बार सीटेट का पेपर दिया, तीनों बार मेरे 100+ नंबर आए हैं। और इस बार मैंने फर्स्ट पेपर केवल दिया था। ठीक है, दिसंबर 2019 में केवल मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, मेरे 114 नंबर थे। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अपना दिखा दूंगा मार्कशीट। ठीक है, तो कैसे मैंने गेन किए मैं आपको सारी जानकारी इसमें दूंगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे सारी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे मैंने प्रिपरेशन किए, स्ट्रेटजी क्या थी हमारी, तो इस तरह से मैं वीडियो एक बना दूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमेशा पूरा वीडियो अंत तक देखें। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कोशिश की जाती है कि ऐसे प्रश्न लाए जाएं जो एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, फालतू के प्रश्न डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सारे प्रश्नों का कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से किया जाए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से यौवन तक। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे आप लोग। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। और यही है मनोविश्लेषणात्मक के जनक। ठीक है, इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का जो वर्ष है अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था तक का है। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सिगमंड फ्रायड ने, एरिक्सन ने, कोहलर ने या वाटसन ने। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस और इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहन से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर करेंगे। ऑप्शन 2 एरिक्सन। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। ठीक है, इस नियमों के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, माता और पिता से नैतिक नियमों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, अधिगम होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जाती है, स्किनर, वाटसन, गुथरी या थॉर्नडाइक। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा अस्तित्व है सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। हमारा छोटा चैनल है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और कोई भी चीज़ छोटा से ही बड़ा होता है। आप लोग प्लीज़ गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, दबा के सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे प्रश्नों को लाएंगे। ठीक है, और इसका राइट आंसर मैं बता दूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्किनर प्रसिद्ध व्यवहारवादी और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर, वीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है। ठीक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध व्यवहारवादी और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक एक थी दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
इनकी पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है और इस प्रकार भाषा का विकास भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? बहुलांक, प्रसार, मध्यांक या मध्यमान। ठीक है, ये प्रश्न पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रसार। ठीक है, किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य मापें 3 होती है। जो एक होता है क्या हमारा, तो माध्यांक, दूसरा होता है बहुलांक और तीसरा होता है मध्यमान। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित मापन के अस्त्रों में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात, नामिक, क्रमिक या अंतराल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, मैंने रिपीट किया क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मापन के अस्त्रों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें 2 या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है और इससे मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम होती है। ठीक है, इसमें जो इसके मापन में जो त्रुटि की संभावना होती है न्यूनतम होती है। ठीक है, सबसे बेहतरीन है मापनी तो अनुपात मापनी। चलते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? टीएटी, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण और 16 पीएफ परीक्षण। ठीक है, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 पीएफ परीक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है, पहले देख लेते हैं प्रक्षेपी परीक्षण क्या होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट में एक जो भी चीज़ आएगा जो आपकी जानने योग्य मैं सारा डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को उम्मीद करता हूं सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज। ठीक है, सभी प्यारे भाई बहन, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसके अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, टीएटी भी है और शब्द साहचर्य परीक्षण। जबकि जो 60 पीएफ परीक्षण है अप्रक्षेपी परीक्षण है। ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है बल्कि अप्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। और इन प्रश्नों की संख्या कितनी है? ऐसे प्रश्नों की संख्या 164 है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, 60 पीएफ परीक्षण के अंतर्गत जो अप्रक्षेपी परीक्षण है ऐसी प्रश्नों की संख्या 164 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और प्रश्न नंबर 9 है गाइज, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अब्राहम मस्लो के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, कोहलर के द्वारा या पावलोव के द्वारा। ठीक है, और इसका मैं राइट आंसर दे दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मैस्लो के द्वारा। ठीक है, वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया जिससे मनुष्य अभिप्रेरित होता है। एक जो सबसे पहली अवस्था है अब्राहम मैस्लो के अनुसार, जो सबसे मनुष्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, सबसे पहले होती है शारीरिक अवस्था। ठीक है, शारीरिक अवस्था होती है। उसके बाद से होता है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला होता है, ये 5 हैं टोटल। पहला है शारीरिक,
शारीरिक आवश्यकताएं पहले मनुष्य को होती है कि शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जैसे उसे भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, ये अवस्था होती है पहली शारीरिक अवस्था। दूसरी अवस्था है हमारी सुरक्षा की आवश्यकता। पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, आवश्यकता या पदानुक्रम का सिद्धांत को मांग के सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे मांग का सिद्धांत। पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की आवश्यकता, पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। जब शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तब मनुष्य समाज में सुरक्षा चाहता है, सबसे पहले अपने आप को शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, उसके बाद से उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और उसके बाद से जो आवश्यकता होती है समाज की आवश्यकता होती है उसे, ठीक है, वो सुरक्षा चाहता है और साथ में समाज भी चाहता है कि समाज में हमारे आसपास लोग हैं, और समाज जब मिल जाता है तो वो सम्मान प्राप्त करना चाहता है कि समाज के लोग हमें सम्मान दें, ठीक है। तो शारीरिक सुरक्षा, समाज और सम्मान। और पांचवी जो आवश्यकता है वो होती है आत्मसिद्धि, ठीक है, आत्मसिद्धि पांचवी है। और इस अवस्था तक मात्र 1 से 2% लोग ही पहुंच पाते हैं, ठीक है, आत्मसिद्धि मात्र 1 से 2% लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। और आपको पता है वॉटसन व्यवहारवाद की जनक है, मैस्लो के बारे में डिस्कस कर लिया, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, और पॉलाव ने किसका सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि या मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, नियंत्रित और निर्देशित इस ग्रंथि के द्वारा ही। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। रिक्त स्थान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय या कंसेप्ट दिया है? फ्रायड ने, युंग ने, एडलर ने या सलीवन ने? और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कॉल जुंग ने, ठीक है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय या कंसेप्ट मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कॉल जुंग के द्वारा दिया गया था। और मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों का साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन में व्यवहार में होती है, व्यवहार में तो होती है परंतु सामान्यतः प्रदर्शित नहीं होती, और किसी विशेष परिस्थिति में वह प्रदर्शित होती है। और सम्मान, आत्मानुभूति, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है? प्रतिगमन, दमन, यौक्तिकीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण? अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? तो अंगूर खट्टे हैं उदाहरण है यौक्तिकीकरण, ठीक है। वाक्य यौक्तिकीकरण का उदाहरण है, और यौक्तिकीकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ क्या होता है? 70 से 89, 50 से 59, 90 से 109 और 110 से 129, ठीक है। और औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो 90 से 109 के मध्य होती है। साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में किसके परीक्षण का प्रयोग किया था? तो बिने और साइमन के परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की, और बुद्धि लब्धि, बालक बुद्धि लब्धि, ठीक है, 130 से अधिक होती है। समान बुद्धि लब्धि की जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, ठीक है। जो मंद बुद्धि होते हैं उनकी जो होती है 81 से 90 होती है, ठीक है। और जो प्रखर बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 121 से 130 होती है।
और जो अल्प बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 होती है, और जो तीव्र बुद्धि लब्धि वाले होते हैं उनकी बुद्धि 111 से 120 होती है, और जड़ बुद्धि जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है, और जो सामान्य बुद्धि लब्धि होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के मध्य होती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको ... भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निरीक्षणात्मक अधिगम। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और इसके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, और जिसमें बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इसे एक तरह का अनुकरण या इमिटेशन भी कहा जा सकता है। चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदनात्मक गामक अवस्था। जो लोग हमसे पढ़े होंगे वो लोग इसका राइट आंसर बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है। संवेदनात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसका राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में जो बालक होता है परिपक्व नैतिक चिंतन प्रारंभ कर देता है और अमूर्त तर्क भी करने लगता है, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की संज्ञानात्मक, बौद्धिक, ज्ञानात्मक, ये तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और 4 अवस्थाएं इसकी दी है। पहली अवस्था होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 14 वर्ष। ठीक है, और इसी अवस्था में बालक में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है तथा अमूर्त तर्क में परिपक्व चिंतन करने लगता है। चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर प्रश्न है ... जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है? निरंतरता, समानता, वंशानुक्रम या युसा। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, वंशानुक्रम। आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है, और इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। और बी.एन. झा, ठीक है, भारतीय मनोवैज्ञानिक है, बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण, सहसंबंध, विलयन या नवीनीकरण। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गांतरीकरण। ठीक है, मार्गांतरीकरण अर्थात पुनर्निर्देशन। ठीक है, पुनः निर्देशन भी इसे कह सकते हैं। पुनर्निर्देश देना, मार्ग दिखलाना या मार्गांतरीकरण, पुनर्निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते प्रश्न नंबर 18 के द्वारा। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, अनियमित, विषम, सामयिक या संचयी। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइज। और उसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दबा के शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, धमाल मचाने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, धुआं कर देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सीटेट में 120+ सीटेट हो या एमपीटेट हो या रेट की वैकेंसी, रेट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, कब वैकेंसी आएगी, और मैं जल्दी उसके सिलेबस को लेकर वीडियो बनाने वाला हूँ। और एमपीटेट से संबंधित जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, एमपीटेट भी हम लोग हिला कर रख देंगे, फाड़ देंगे उसे। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। एमपीटेट की ज़बरदस्त तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें भी अच्छे नंबर 130+ स्कोर करेंगे। ठीक है, और रीट का फॉर्म आने वाला, जो लोग नहीं भरे एमपीटेट वो रीट भी भरेंगे। ठीक है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संचयी प्रक्रिया है।
प्रतियों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रतियों का निर्माण किया जाता है। और संचयी का तात्पर्य किससे है? संग्रह करने से होता है। कलेक्ट करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। ठीक है, क्या कहलाता है? तो प्रतियों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, एक संग्रह करने की प्रक्रिया, इकट्ठा करने की प्रक्रिया या कलेक्ट करने की प्रक्रिया है। चलते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? पूछा जा रहा है भूलने का इनमें से कारण नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं। इसको आप लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे। पुनरावृत्ति का अभाव, मानसिक द्वंद्व, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो भूलने का जो कारण सबसे पहले ये देखेंगे। पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को भूल जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मानसिक द्वंद्व, अगर आपके विचार, आपके मस्तिष्क में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सकते हैं, उथल पुथल हो रहा है, मानसिक द्वंद्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप भूल जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। सीखने की मात्रा, मान लीजिए आपकी सीखने की कैपेसिटी है कि आप एक दिन में 10,000 शब्दों को याद कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक दिन में 20,000 शब्दों को याद करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? भूलने का एक प्रकार का कारण ही बनेगा। सीखने की मात्रा भी हो सकता है, लेकिन शिक्षक की योग्यता कभी भी नहीं हो सकता कि शिक्षक की योग्यता के अनुसार आप किसी चीज़ को भूल सकें। ठीक है, ये उससे अलग एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये बाह्य क्रिया है, आंतरिक क्रिया नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो भूलने का कारण नहीं है। चलते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। और 20 नंबर, क्योंकि बालकों के भूलने के कारणों में किसी भी प्रकार का शिक्षक का योगदान नहीं होता है। 20 नंबर प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक, ठीक है, जी फैक्टर या एस फैक्टर या विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। ठीक है, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी कारक। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं स्पीयरमैन के बारे में। स्पीयरमैन एक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना को दो कारकों से मिलकर बनी है, ये उन्होंने बताया। पहला है सामान्य योग्यता कारक जिसे कहा गया जी फैक्टर, और दूसरा है विशिष्ट योग्यता फैक्टर जिसे कहा गया यस फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जी कारक जो है महत्वपूर्ण है, जो क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं बोलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, अधिक से अधिक चैनल करें, मोटिवेट करेंगे ताकि और अच्छे से आपको वीडियो में बना सकूं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, हैव ए गुड डे एंड गुड लक। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।